दुनिया के एक हिस्से में जबरदस्त युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच अब तक 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन युद्ध रुका नहीं है और लड़ाई इतनी ज़बरदस्त है कि यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, लोग भाग रहे हैं। आधिकारिक तौर पे आंकड़ा कहता है कि करीब 20 लाख लोग आसपास के देशों में असाइलम ले चुके हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि कितना खतरनाक और भयानक युद्ध इस वक्त भी चल रहा है जब हम बातचीत कर रहे हैं। रोकने की बहुत कोशिशें बाहरी देशों की बजाय खुद उन दोनों देशों की तरफ से हो रही हैं, लेकिन वो छुटपुट प्रयास हैं जो सफल हो नहीं रहे हैं। बीच बीच में कभी ऐसे बयान आते जैसे लगता है कि शायद सीज़ फायर हो जाएगा। जब ये कहा जाता है कि हमें नेटो में बहुत ज़्यादा सदस्यता लेने की दिलचस्पी नहीं है, फिर सामने से ये कहा जाता है रूस की तरफ से कि हमें भी सरकार उखाड़ फेंकने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा लगता है कि शायद बात बन जाएगी। लेकिन फिर बयान दूसरा आता है कि रूस को हथियार डाल देने चाहिए। ये कौन कहता है? ये ज़ेलेंस्की कहते हैं। बातें बदल जाती हैं। ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन वॉर की शक्ल में भी तब्दील हो रहा है, इसलिए कौन सी खबर किस बयान पे भरोसा करें पता नहीं चलता। इसीलिए आपके सामने देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, लेकिन इस युद्ध की आग में सिर्फ ये 2 देश तो प्रत्यक्ष रूप से आपको जलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इसकी तपिश महसूस कर रही है और वो तपिश बहुत खतरनाक है। भारत जैसे जो इमर्जिंग मार्केट्स या विकासशील देश हैं, उनके लिए ये ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है, क्योंकि जो आर्थिक युद्ध छेड़ा गया है वो बहुत ही खतरनाक है। उससे बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत तगड़ा नुकसान होगा। ये एक नए ज़माने का, नए फैशन का इकोनॉमिक वॉरफेयर है, नया तरीका है। युद्ध कई स्तरों पे लड़े जाते हैं, तो एक तरीका ये भी है कि रूस की कमर तोड़ दी जाए। रूस की कमर तोड़ने के लिए पश्चिमी देशों ने तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए। करीब 772 प्रकार के प्रतिबंध अब तक इन देशों ने लगाए हैं, और उसमें सबसे ताज़ा प्रतिबंध जो कल अमेरिका की तरफ से घोषित किया गया वो था कि ऑयल एंड गैस और ये तमाम एनर्जी बास्केट का इंपोर्ट ज़ीरो कर दिया जाएगा। यानी अमेरिका के किसी भी पोर्ट पर रूस से किसी भी प्रकार का एनर्जी प्रोडक्ट नहीं आएगा। इसके बाद ब्रिटेन ने भी ऐलान किया कि हम भी तेल का आयात रोक देंगे, फेज़ वाइज करेंगे, लेकिन वो थोड़ा समय लगेगा। उसमें हो सकता है 2022 के अंत तक वो पूरा ख़त्म हो, लेकिन गैस और कोयले का आयात जारी रखेंगे क्योंकि वो ज़रूरत है, देश भी चलाना है। लेकिन बाइडेन की जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लड़ाई अब एक दूसरे लेवल पे पहुंच चुकी है। एक बार बाइडेन साहब की बात सुनाते हैं आपको, जो कल उन्होंने अपनी स्पीच में कही, उसके बाद इस बात को मैं फिर जारी रखूंगा। We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in Congress and, I believe, in the country. We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe, because a united response to Putin's aggression has been my overriding focus, to keep all NATO and all of the EU and our allies totally united. देश पे आंच आई तो दोनों पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, एक हो गए, मिलके फैसला किया और अधिकार दे दिया बाइडेन साहब को कि लगाइए खिलाफ इनके कानून बनाइए, लगा दिया सैंक्शन। लेकिन उसकी आग तो दूसरे देशों तक पहुंच रही है। स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है। कच्चे तेल की बात करें, कोयले की बात करें, गैस की बात करें या एथेनॉल की बात करें, सबकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और तेल उत्पादक देशों का जो संघ है, जिसको ओपेक कहते हैं, और उसमें रशिया जोड़ ले तो ओपेक प्लस बनेगा, उसने ये कह दिया है कि हम अपना उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। 4 लाख बैरल पर डे का जो हमारा लक्ष्य है, मैं उसी पे कायम रहूँगा, और रूस के साथ जो हमारी डील हुई है हम उसको ऑनर करेंगे। ये कहना है सऊदी प्रिंस का। बात इतनी गंभीर है कि आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि यूएई के अमीर और सऊदी के प्रिंस ने बाइडेन का फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि वो रिक्वेस्ट आने वाली थी कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, थोड़ी स्थिति ठीक करिए। हालत यहाँ तक है। तो हमारे ऊपर दबिश पड़ रही है, भारत के ऊपर। इतना महंगा तेल है, महंगाई बढ़ेगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, अप्रैल से रिव्यू होने वाला गैस की कीमतें फिर बढ़ेंगी। तो ये पूरी एक जो परिस्थिति बन रही है, युद्ध कब तक चलेगा पता नहीं है, लेकिन उसकी जो दिक्कतें हैं वो हमको अभी से महसूस होने लगी हैं। एक और आपको बाइट सुनवाते हैं हमारे अपने पेट्रोलियम मंत्री पुरी साहब की। अंदाज़ा लगाइए दिक्कत कहाँ तक है। Oil prices are determined by global prices, or there is a war-like situation in one part of the world. So our oil companies will factor that in
और बाकी हमें जो निर्णय लेंगे वो हम वी विल टेक दोस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर सिटीजन। पुरी साहब साफ कह रहे हैं कि हमने नहीं रोका था कंपनियों को दाम बढ़ाने से, भले ही चुनाव रहे हों। अब ये कोट अनकोट है। साथ में ये भी जोड़ रहे हैं कि कंपनियां अपने हिसाब से तय करेंगी और सरकार भी अपने हिसाब से तय करेगी। यानी अगर मैं इसको पत्रकार होने के नाते इंटरप्रेट करूं तो ड्यूटी कट और प्राइस हाइक दोनों की बात कर रहे हैं वो। इसको कैसे समझें, युद्ध के हालात को कैसे समझें, और दुनिया में जो एक नए तरीके की लड़ाई छिड़ी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद चाइना की तरफ से एक अल्टरनेट करेंसी आएगी और पेट्रो डॉलर को भी किल करने की तैयारी है। पता नहीं, अब इसको अपने विद्वानों के पास ले चलते हैं। जो हमारे साथ आज मेहमान हैं, नरेंद्र तनेजा जी हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट हैं और तेल वाले देशों में बहुत घूमते रहते हैं, तो उनसे समझेंगे। शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, यूरोप में ही रहते हैं और कई बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका एक क्लियर व्यू है कि इस पूरे युद्ध में कौन उनको दोषी लगता है और क्या इसका आगे परिणाम होने वाला है। सुशांत सरीन जी हमारे साथ हैं, सीनियर फेलो हैं ORF में और ऐसे मामलों के बड़े एक्सपर्ट हैं वो। एक बार हमने इनसे चर्चा भी की तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज़ रखते हैं सुशांत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने 3 ही मेहमान रखे हैं, इत्मीनान से बात करेंगे, खूब सारी बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा इंटरेक्टिव बात करेंगे, छोटी छोटी बात करेंगे लेकिन बहुत सारी बात करेंगे। तनेजा जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ। ये जो पूरा हमने आपको भी एक भूमिका बनाने की कोशिश की कि तेल का खेल जो खेला जा रहा है, जिसमें बाइडेन का फ़ोन नहीं उठाने के लिए तैयार है, सैंक्शंस लग रहे हैं, जर्मनी कह रहा मैं नेटो की बात नहीं मानूंगा, मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता, मैंने मत लगाई सैंक्शन, मैं नहीं लगा सकता। हमारे लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है और उधर युद्ध के मैदान में तो कुछ होता दिख ही नहीं रहा है, लड़ाई चले जा रही है। कैसे रुकेगी और हमारे लिए क्या सबक है इसके? नीरज जी, देखिए, जो युद्ध हो रहा है वो अपनी जगह चल रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन साथ में जो नया युद्ध शुरू हुआ है जो हमारे लिए ज्यादा तकलीफ पैदा कर रहा है और आने वाले कई साल करने वाला है, कि वो अब इकोनॉमिक कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। ये आर्थिक शीत युद्ध है। जिस हिसाब से बाइडेन साहब की कल स्पीच थी, मैंने उसको बड़े ध्यान से देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी मैं पढ़ रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, रात को 10:30 के आसपास उन्होंने दिया ये, तो उसमें बड़ा स्पष्ट था। एक तरफ तो उन्होंने ये कहा हम रूस का वो नहीं आने देंगे, उन्होंने कहा पूरा देश मेरे साथ है, साथ में उन्होंने कहा मैं टेक्सास जा रहा हूं जिसको तेल के लिए जाना जाता है, और उन्होंने साथ में जो तेल में डील करते हैं प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको धमकी भी दी कि आप ये प्रॉफिट कमाने की कोशिश मत करिएगा, आप इसको ऐसा मत देखिएगा, अगर ऐसा होगा तो हम सख्त कदम उठाएंगे, ये भी साथ में कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आने से पहले जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन देशों से बातचीत करी है। सुनाई में आया है, कंफर्म तो मैं नहीं कर सकता, कि भारत से भी करी है ना, और जापान से तो करी है उन्होंने। तो कुल मिलाकर के वो तैयारी पूरी करके आए हैं और कि भाई ये अब हमने सैंक्शन हमने लगा दी। जर्मनी ने कहा हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। फ्रांस ने भी मना करा, इटली ने भी मना किया, लेकिन सहमति है, ऐसा नहीं कि नाराज होकर मना किया। उन्होंने एक्सप्लेन किया हमारी सिचुएशन क्या है और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी आर्थिक दिक्कत बढ़ेगी और यूक्रेन के लिए जो हम करना चाहते हैं आएंगे, रूस की जीत हो जाएगी। तो उसको एक जैसे बोलते हैं स्ट्रैटेजिक फैसला उसको माना गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कुल मिलाकर के इससे सबसे बड़ी दिक्कत जो है ये खड़ी हो गई कि कुल मिला के जो पूरी दुनिया का एक इकोनॉमिक ऑर्डर है वो उसमें उथल पुथल हो गया, उसमें तूफान आ गया। जो पूरा है उसमें तूफान तो आया ही हुआ है, साथ में जो ऊर्जा का है जिसमें कोयला भी शामिल है, सबके अंदर तो जबरदस्त तूफान, खासतौर से तेल में। उसकी वजह यह है कि रूस जो है वो आप जानते हैं लगभग 7 मिलियन to 7.8 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन एक्सपोर्ट करता है। 15% जाता है चीन को, 10% जाता था अमेरिका को और बाकी तमाम देशों में जाता है। हालांकि भारत में तो 2% मात्रा आता है, लेकिन यूरोप में ज्यादा जाता है, तो वो चलता रहेगा। चीन का 15% वो भी चलता रहेगा, और जो स्पॉट मार्केट में वो बेचते हैं वो भी चलता रहेगा। तो साथ में दूसरे जिसको काला बाजार हमारे आम भाषा में बोलते हैं वो भी चलता रहेगा, वो दूसरे देशों के माध्यम से होगा। तब भी उसके बाद शॉर्टेज पड़ती है लगभग 3.5 मिलियन बैरल्स की। वो कहां से आएगा? तेल बाजार में अगर 1 लाख बैरल ऊपर गायब हो जाता है, कीमतें उछलने लगती हैं। अब ये इतना भारी कहां से आएगा? सऊदी अरब ने, जैसे आपने कहा, उन्होंने फोन नहीं उठाया, यूएई ने फोन, हालांकि मैं मानता नहीं हूं कौन इसको लीक कर रहा है, मुझे पता नहीं, लेकिन फोन तो उनको उठाना पड़ेगा। अभी दोनों देश ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत ज्यादा अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, वो उनकी एक अपनी डिप्लोमेसी उन्होंने करने की कोशिश की है, और यूएई ने तो रूस के खिलाफ जब जो था उसमें एब्सटेन भी हुए थे, भारत के साथ थी वो भी। प्रश्न ये उठता है कि ये सब कहां जाएगा और तेल की कीमतें कहां जाएंगी? ये तो स्पष्ट है कि तेल की कीमतें $300 तो नहीं जाएंगी, जैसा पुतिन साहब ने कहा, वो नहीं होगा।
जो शॉर्टेज है इसके लिए अमेरिका उत्पादन बढ़ाएगा, सऊदी अरब अभी कुछ भी कह रहा है, उनको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, यूएई भी उत्पादन बढ़ाएगा, रूस का कुछ तेल जो है वो दूसरे तरीके से बाजार के अंदर आएगा, और अमेरिका खुद अपना उत्पादन बढ़ाएगा। शॉर्टेज रहेगी कुल मिलाकर के बावजूद भी, तो उससे कीमतें बढ़ेंगी। तो भारत की जो तकलीफ है, जिसका आपने तेल मंत्री का जिक्र किया, उन्होंने कहा तकलीफ भारत में ये होगी कि सरकार की एक सीमा एक्साइज कितना कम करेगी, राज्य सरकारों की भी सीमा है, और दूसरा तेल कंपनियां जिन्होंने 2 महीने से नहीं बढ़ाया, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आपके दर्शक भी जानते हैं क्यों नहीं बढ़ाया, वो बढ़ेगा। तो आम उपभोक्ता के लिए एक्साइज कम हो जाए, वेट कम हो जाए, उसके बावजूद भी आने दिनों में तकलीफ बढ़नी है। तकलीफ ऐसी नहीं हो जाएगी कि वो बेहोश हो जाए, मतलब कोई $300 वाला ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन यह है कि लंबे समय तक तकलीफ चलने वाली है और बड़ी सख्त तकलीफ चलने वाली है। ये बात जो है हमारे लिए थोड़ा गौर करने की है। तकलीफ लंबी चलेगी, सब लड़ाई वहां हो रही, लेकिन परेशान हम लोग यहाँ हो रहे हैं। यूक्रेन में जितनी दिक्कत है उतनी दिक्कत हमारे सामने आर्थिक रूप से आने वाली, ये बहुत कड़वा सच है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। सरीन सर, ये मुझे बताइए कि जो 2 बयान ग्राउंड से आए, जब उन्होंने कहा कि जेलेंस्की ने कि हमें बहुत दिलचस्पी नहीं है नेटो में मेंबरशिप लेने की, जबकि पता नहीं, मुझे शिवकांत जी ने बताया था कि जब बॉर्डर डिस्प्यूटेड है तो कैसे मिलेगी, फिर झगड़ा पता नहीं किस बात का था। इधर रशिया कह रहा है कि मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं कि इनकी सरकार उखाड़ के फेंक दे, मेरी शर्तें मान लें। इन दोनों बयानों को आप कैसे देते हैं? लड़ाई फिर हो किस लिए रही वहां पे? यार, ये मैं बयानबाजी को, ये वाली जो बयानात आ रहे हैं, इनको मैं बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता, बिकॉज जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, उस पर ये बैठते नहीं है। मतलब कि ठीक है, अगर एक ओपनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इस पर डिलीवरी देनी पड़ेगी ना, वो कैसे देंगे? यूक्रेन के अंदर अगर उन्होंने नेटो नहीं ज्वाइन करना, मात्र अगर वो एक आश्वासन देते हैं, उससे तो रूस नहीं मानेगा। आश्वासन तो रूस को नहीं चाहिए, उसको तो पक्की गारंटी चाहिए, और वो पक्की गारंटी तो तभी मिलेगी जैसे रूस इंसिस्ट कर रहा है कि फिर आप अपने संविधान में डालिए। संविधान में डालने के लिए आपको संशोधन करना पड़ेगा, उसके लिए क्या आपके पास नंबर होंगे? दूसरी चीज, जहां तक रूस का सवाल है, उन्होंने पहले दिन जब आक्रमण किया था तो यही कहा था कि हम तो रेजिम चेंज करेंगे। तो अभी मेरे ख्याल ये युद्ध जारी है, तो ये इस युद्ध में जब तक कोई पड़ाव नहीं आता, तब तक मेरे ख्याल कोई बात, ये जो भी बयानात हैं उस पर कोई बहुत ज्यादा संजीदगी से मैं तो नहीं लूंगा अभी। लेट अस सी हाउ इट प्रोसीड्स। अब थोड़ा सा ज़ेलेंस्की साहब का ये भी है कि वो थोड़े से खफा है नेटो के साथ कि नेटो तीसरा विश्व युद्ध क्यों नहीं शुरू कर रहा। और ये मैं बहुत संजीदगी से कह रहा हूं, क्योंकि जो उनकी डिमांड्स है नेटो के ऊपर, उससे तो तीसरा विश्व युद्ध वो चाहते हैं कि शुरू हो जाए, और वो नेटो करने को तैयार नहीं है। नेटो मैक्सिमम, या जो पश्चिमी देश हैं वो मैक्सिमम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, और उनका मानना ये है कि इतने सख्त प्रतिबंध लगेंगे रूस के ऊपर कि चंद हफ्ते या चंद महीनों के अंदर अंदर रूस में तख्ता पलट हो सकता है। ऑल्दो उस पे भी पश्चिमी देश ये कहते हैं कि हम रिजीम चेंज नहीं चाहते, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो रूस के ऊपर रस्सी टाइट कर रहे हैं, तो उससे यही लग रहा है कि उसको बिल्कुल उनका गला घोट करके उसकी इकोनॉमी को इस कगार पे पहुंचा देंगे कि इतनी मुश्किलात हो जाएंगी कि रेजीम चेंज अनिवार्य हो जाएगी। अब वो होती है नहीं होती, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, वो एक अलग बहस है। तीसरी चीज, जहां तक आर्थिक सवाल है, देखिए तनेजा साहब की बात बिल्कुल सही है कि भाई आप कुछ थोड़ी बहुत ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी में थोड़ा हेर फेर कर देंगे, लेकिन उसका एक और असर भी तो होगा ना, कि आपकी जो फिस्कल सिचुएशन है, जो आपका जो सारा का सारा आपका, जिससे आप एक बहुत मेजर रेवेन्यू सोर्स है सरकार के लिए, वो कहां जाएगा? और फिर उससे जो आपके फिस्कल डेफिसिट वगैरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, और उसका जो फिर बाकी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, मेरे ख्याल आपको उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत मुश्किल एक बैलेंसिंग एक्ट होगा सरकार के लिए, अगर वो उस लेवल पर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाती जिस लेवल पर उसको बढ़ाना पड़ेगा अदरवाइज। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपने नीरज जी की थी कि चीन भी एक कोशिश कर रहा है कि अब हम पेट्रो डॉलर का एक विकल्प निकालेंगे। देखिए, वो पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश कर चुके हैं, वो बात कभी कारगर साबित नहीं हुई। लेकिन उसका दूसरा एक इम्पैक्ट ये है कि क्या भारत चाहेगा कि पेट्रो डॉलर के मतलब कि एक फ्राइंग पैन से कूद करके हम आग में चले जाएं?
क्योंकि हमारा तो दुश्मन है चीन, और चीन अगर ये सिस्टम चलाता है तो उस पर हम उस सिस्टम में हम कैसे जा सकते हैं, और हम क्यों चाहेंगे कि वो सिस्टम सक्सेसफुल हो, जिससे चीन का जो दबदबा है दुनिया भर में आर्थिक और सामरिक वो और बढ़े। तो मेरे ख्याल उस पर भी भारत को एक संकोच होगा। तीसरी चीज, और ये मेरा तनीजा साहब से भी एक सवाल है, ये तो मैं भी मानता हूं उनकी बात कि भाई वो $300 पर तो शायद वो एग्जैक्जरेशन है, दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन साहब, लेकिन तनीजा साहब क्योंकि इस क्षेत्र के माहिर हैं, मैं ये जानना चाहता था कि कितना अभी जो दाम बढ़ा है उसमें से कितना उसका भाग सेंटिमेंट का है और उसका कितना भाग एक्चुअल डिमांड सप्लाई गैप का है, या सप्लाई खत्म हो रही है मार्केट में, उसका कितना भाग है। तो उससे हमारे को कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये दाम आगे कितने बढ़ेंगे, क्योंकि अगर तो रूस को आप टोटली निकाल देते हैं मार्केट से फिर तो शॉर्टेजेस आएंगी, लेकिन अगर रूस तेल और गैस सप्लाई करते रहता है पश्चिमी देशों को तो फिर शायद इतना असर ना पड़े सप्लाई लेवल्स में। लेकिन ये इसके लिए तनीजा साहब इज अ बेटर पर्सन टू इन्फॉर्म। जी, मैं तनीजा जी से जवाब लूंगा, एक बार शिवकांत जी को भी बीच में लेके आते हैं। शिवकांत जी, क्या ये लड़ाई वाकई यूक्रेन के खिलाफ चल रही है, या वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया मिलकर एक दूसरी लड़ाई या वर्ल्ड ऑर्डर की एक दूसरी लड़ाई चली? क्योंकि अब कई बार शक होता है कि ये लड़ाई, मतलब अगर रशिया को कब्जा ही करना है यूक्रेन में तो इतना समय लग रहा है उसमें, वेस्टर्न वाले बाहर से खड़े होकर के हूल दे रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, सॉल्व करने की तरफ कोई बढ़ ही नहीं रहा है। तो कई बार ये मन में शक होता है कि ये लड़ाई वाकई उसके लिए है, कोई एक दूसरी लड़ाई छिड़ गई है जिसमें अलग अलग लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, अब तो ये इसको यूक्रेन और रूस की लड़ाई कहना जो है बेवकूफ़ी होगा। अब तो ये लड़ाई सीधी सीधी पश्चिम और पूर्व की लड़ाई तो नहीं कहना चाहिए, पश्चिम और रूस की लड़ाई है। और किस वजह से पुतिन साहब इस लड़ाई में कूदे, उन्होंने क्या कैलकुलेशन की थी? शायद उन्होंने ये सोचा हो कि अमेरिका इस वक्त डिवाइडेड है ट्रंप के रिजीम को देख करके, शायद हो सकता है कि अमेरिका में दोनों पार्टियां साथ न आए, सैंक्शंस न लगें, तो मैं इसे निकाल ले जाऊंगा, जो भी उनका कारण रहा हो। लेकिन अब वो इस लड़ाई में फंस गए हैं, और चाहे कोई कमजोर हो चाहे कोई बलवान हो, और इस मामले में तो दोनों बराबर के हैं। देखिए, जहां तक परमाणु शक्ति की बात है, बल्कि रूस के पास ज्यादा बम है अमेरिका और नेटो को मिला के। तो ऐसे में लड़ाई के साथ साथ ये भी देखना होता है कि जब लड़ाई बंद होगी तो दोनों में से एक पक्ष की फेस, दोनों ही पक्षों की फेस सेविंग चाहिए, लेकिन पुतिन साहब की फेस सेविंग होगी क्या? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि पुतिन साहब को क्या दिया जा सकता है जिससे वो अपने घर में, हालांकि मीडिया पे उनका पूरा कंट्रोल है, उनको कुछ दें ना दें वो अपने ढोल बजा करके किसी न किसी तरह से शांत कर लेंगे, लेकिन ये लड़ाई केवल मास मीडिया की लड़ाई नहीं है। ये पहली लड़ाई है मेरे ख्याल से सीरिया के बाद जिसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा फैक्टर है। सोशल मीडिया की लड़ाई में सोशल मीडिया पे आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो अगर आप कुछ लेके नहीं जाएंगे तो जनता आपको बख्शेगी नहीं, आपकी आन कैसे रहेगी? तो ये एक समस्या पैदा हो गई है। अभी एक सवाल पूछा कि इसमें जो पेट्रोल के भाव हैं इसमें कितना सेंटिमेंट है और कितनी कमी है, वो तो आप फ्यूचर्स को देख लीजिए। जो इस वक्त 6 महीने या साल के फ्यूचर्स के भाव हैं और जो स्पॉट के भाव हैं, इन दोनों में जो अंतर है वो साफ साफ बता रहा है कि ये सेंटिमेंट की वजह से दाम इतने बढ़े हैं, और इसके लिए इंतजाम करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। 2 उसके पास इसके सॉल्यूशंस हैं, जो बड़े सॉल्यूशंस हैं। ईरान वाला अभी इसलिए पटरी पर नहीं बैठ रहा है कि रूस ने अड़ंगा अड़ा दिया है कि साहब हम तो जब तक हमारी गारंटी नहीं देंगे आप कि आपके प्रतिबंध ईरान के मामले पे हमारा और ईरान का जो व्यापार चल रहा है उस पर प्रभावी नहीं होंगे, तब तक हम न्यूक्लियर डील आपकी नहीं होने देंगे और हम उसको सहमति नहीं देते। इसलिए मामला अटक गया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अमेरिका बड़े शिद्दत के साथ सोच रहा है कि किसी न किसी तरह से उसका हल निकले और ईरान का जो तेल है वो बाजार में लाया जाए, हालांकि उसको बाजार में आने में भी वक्त लगेगा। दूसरा जो है, वेनेजुएला के ऑयल पे काम हो रहा है। वेनेजुएला के तो
लोगों से बात भी चल रही है। अभी पिछले हफ्ते भर से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और वेनेजुएला की सरकारों से बातचीत हुई है, तो उन पे तो सीधा सीधा ये है कि अगर अमेरिका खून का घूंट पी के अब भूल जाता है कि जो भी रिजीम है वहां और प्रतिबंध हटा लेता है, क्योंकि तो अमेरिका की लगाए हुए प्रतिबंध है, तो वेनेजुएला का जो तेल है वो काफी हद तक बाजार में आ सकता है और उसके बाजार में आने से भी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा छोटे मोटे और तमाम तरह की कोशिशें चल रही हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा। तो $300 वाली बात तो नहीं पहुंचेगी, $300 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी जो है सिल्वर लाइनिंग लोगों को दिखाई दे रही है, और उसकी तरफ बाइडेन और पहले जो वित्त मंत्री थे सोमर्स, उनकी मैं एक बातचीत सुन रहा था, उन्होंने भी इशारा किया कि ये मतलब ऐसा ही वक्त होता है जैसे लड़ाई है या कोई बड़ी भारी प्राकृतिक विपदा आ जाए, ऐसे में ही सरकारें, खासकर पश्चिम की सरकारें जो बाजार अर्थव्यवस्था वाली सरकारें हैं, वो वैसे तो जो है ड्रास्टिक फैसले ले नहीं सकती, लेकिन ऐसे मौके पे वो फैसले ले सकती हैं। और ये मौका हो सकता है कि आप खनिज ऊर्जा से, जो स्वच्छ ऊर्जा है, उसकी तरफ बड़े जोर से युद्ध स्तर पे प्रयास करें। और जर्मनी और फ्रांस ने जो कहा है कि हम इस साल के अभी तो प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन इस साल के अंत तक हम फेज आउट करेंगे जो रूस पर जो हमारी ऊर्जा निर्भरता है, वो लगभग हम 70-80% तक उसको खत्म कर देंगे। धीरे धीरे हम उस ऊर्जा निर्भरता को समाप्त करना चाहते हैं। उसके पीछे दो ही रणनीति है। एक तो ये है कि उनके जर्मनी के जो न्यूक्लियर प्लांट बंद होने वाले थे, उनको वो अभी बंद होने से रोकेंगे, कुछ थोड़ा बहुत कोयले का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी ग्रीन ऊर्जा में वो लगभग अपनी 45% अपनी ऊर्जा जो है वो ग्रीन ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा से पैदा करते हैं। इसमें मेरा एक पॉइंट ये है कि ये जो बयान इस तरह के आ रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी में बहुत तेजी से चले जाएंगे, फ्रांस वापस से अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चालू कर लेगा, ये बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन प्लान है। तब तक तो दुनिया बहुत तगड़े से नुकसान कर चुकी होगी। तनेजा जी, जो सवाल सरीन जी का था उसका जवाब आपसे भी चाहिए मुझे कि क्या सेंटिमेंटल है खाली, या ग्राउंड पे एक्चुअली सप्लाई घट गई है, और अगर ये 12% रशिया को और बाहर कर दें तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, जो सुशांत सरीन जी का प्रश्न है उसमें आज जो कीमत हम देख रहे हैं उसके अंदर अगर आप देखें, डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल देखें, थोड़ा बहुत जो सप्लाई डिसरप्शन हुआ है, इसलिए नहीं कि तेल निकल नहीं पा रहा है, डिसरप्शन इसलिए हो रहा है, टैंकर नहीं मिल रहे, पश्चिम की कंपनियों के पास जाता टैंकर्स, इंश्योरेंस में थोड़ा दिक्कत आ रही है, अच्छा पेमेंट में भी कुछ देशों ने शिकायत की है, दिक्कत उसकी आ रही है, लेकिन वो भी इतनी बड़ी नहीं है। डिमांड सप्लाई फंडामेंटल के हिसाब से तेल की कीमत आज की तारीख में $80 पर बैरल नहीं होनी चाहिए ज्यादा, और जो बाजार में चल रही है वो तो आप देख रहे हैं, तो 45 से लेकर $50 जो है ये प्रीमियम है। किस बात का? कि यूक्रेन प्रीमियम है या खौफ का फेयर है, ये लगभग $45 से $50, और कुछ लोग इसमें बहुत कमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कमा रहा है। रूस का जितना पैसा यूक्रेन में खर्च हो रहा है, ये जो तेल की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ गई, उनको तो वेस्ट ही दे रहा है वो पैसा, पूरा वेस्ट ने कॉम्पेंसेट कर दिया अब तक की लड़ाई का, जितना खर्चा रूस का हुआ वो पश्चिम ने उनको दे दिया है, और जो तेल के उपभोक्ता उन लोगों ने दे दिया, वो उनकी साथ साथ कमाई हो रही है। अब प्रश्न ये दिक्कत है, तो लेकिन क्या ये हमें साथ में ये भी देखना पड़ा, पश्चिम की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, टोटाल हो, ब्रिटिश पेट्रोलियम हो, एक्सॉन मोबिल हो, सब लोग, सारी कंपनियां रूस के अंदर मौजूद हैं, और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है लोकल, उसके अंदर इस बात का प्रोविजन होता है कि वो तेल अपनी मर्जी से बेच सकते हैं, अर्थात वो रूस की भूमि पे जरूर है, रूस के समंदर में जरूर है, पर उनको ऑटोनॉमी है कि वो अपने तेल को अपने हिसाब से बेच सकते हैं। अगर वो अब एग्जिट भी करते हैं, जैसे बीपी ने कहा वो एग्जिट कर रहे हैं, शेल ने कहा हम एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट का मतलब ये नहीं कि सुबह 6 बजे कर जाएंगे, उसमें सालों लगेंगे। हमारा खुद भारत का नहीं, रूस ने कहा मुकदमा चलेगा उनके ऊपर, जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, एग्जिट करना तो आसान नहीं है। एग्जैक्टली, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो रूस भी कोर्ट में जाएगा, रूस भी आर्बिट्रेशन में जाएगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट रूसी सरकार नहीं, रूसी कंपनियों के साथ है। वो कंपनियां जो काफी ग्लोबल हैं, जैसे गैसप्रोम है, रोजनेफ्ट है, ये छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, ये सरकारें अपने में बहुत बड़ी हैं। जैसे हमारा $16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, हमारे को भी छूट है, हमारा एक्सॉन मोबिल के साथ साखालीन में बहुत बड़ा भंडार है वहां पे हाइड्रोकार्बन का, और हम उसको बाहर बेचते भी हैं, और तो क्या उस पर हम रोक लग जाएगी? नहीं, रोक नहीं लग सकती, क्योंकि ऐसा प्रोविजन नहीं है। दूसरा, जो सब
फैक्टर है वो ये कि ये कंपनियों ने सबने कहा है कि हम निकल रहे हैं, लेकिन ये रूस से निकलते निकलते इनको सालों लगने वाले हैं। हमारा जो 16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था वो उसका वैल्यूएशन $4 बिलियन कम हो गया 12 दिन के अंदर वैल्यूएशन। लेकिन तेल जितना निकालता है निकल रहा है, गैस जितना निकालता है निकल रहा है, जितना निर्यात होता है वो हो रहा है, और वैल्यूएशन वापस आ सकता है अगर स्थिति ठीक हो जाए। तो ये सब इतना आसान मेरा किया। दूसरी बात ये, बाइडेन साहब ने एक बात कही, अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें, उन्होंने कुल मिलाकर जो उनका एश्योरेंस दिया है उन्होंने, और साथ में ये कहा है कि स्पेकुलेटर्स को ध्यान रखा जाए जो लाभ उठाने की कोशिश ना करें। वो अमेरिका अगर चाहता है तेल का बाजार में, जब अमेरिका चाहता है वो इंटरफेयर उसमें सक्सेसफुली करता है। पश्चिम के देश उसका साथ देते हैं, और जो पूरा करेंसी, क्योंकि ऑयल जो है डॉलर में ट्रेड होता है, वो सिस्टम उनका साथ देता है। और ओपेक के खास तौर से ऐसे देश जैसे कुवैत है, इराक है, सऊदी अरब है, यूएई है, ये ऊपर से कुछ भी कहते हैं लेकिन कुल मिलाकर के अंततः देश पे आ जाते हैं और उनका साथ देते हैं। नहीं, तो मुझे लगता है जो समस्या आएगी, देखिए साल भर में निकलेंगे या कितने दिन निकलेंगे नहीं, जिस तरफ इशारा शिवकांत जी ने कहा कि ईरान की वजह से हो सकता कुछ, वो तो रेडी माल है ना, खाली रुका हुआ है, या वेनेजुएला की तरफ से लगता है कि आपको आएगा माल? नहीं, देखिए ईरान का कोई रेडी नहीं है। ईरान ईरान में तेल के बड़े भंडार हैं, तेल के बड़े भंडार होना और उस तेल को निर्यात करने की क्षमता रखना दो अलग चीजें होती हैं। ईरान को जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था अपने तेल के निर्यात के लिए, गैस के निर्यात के लिए, दूसरे सबसे बड़े भंडार गैस के ईरान में है, क्या वो गैस को समुद्री जहाज से एक्सपोर्ट कर सकता है? एलएनजी एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ईरान के पास है? नहीं है, बनने ही नहीं दिया गया। वो टेक्नोलॉजी तो जर्मनी के पास है, और कुछ वो टेक्नोलॉजी गई नहीं वहां पे कभी। और अगर जो आज ज्यादा से ज्यादा वो कर पाएगा तो 10 लाख बैरल, 1 मिलियन बैरल अगर सैंक्शन हट जाते हैं। वैसे मैं आपके साथ शेयर करूं, इस 1 मिलियन में से 7-8 लाख बैरल तो ऑलरेडी मार्केट में आता है घूम फिर के, है ना। ईरान कर रहा है और अमेरिका उसको इग्नोर करता है, अमेरिका को भी पता है कि उसकी जरूरत है, उससे नहीं ज्यादा है। लेकिन मेरा ये मानना है वेनेजुएला का दो चीजें हैं। वेनेजुएला का एक तो ये कि तमाम कुएं उनके बंद पड़े हुए थे, उनको चालू अमेरिकी कंपनियां ऑलरेडी इससे यूक्रेन वॉर से पहले ही वहां पहुंच चुकी हैं, काम शुरू हो रहा है। लेकिन वेनेजुएला का तेल जो है वो हार्ड ऑयल होता है, उसको यूरोप की रिफाइनरी तो रिफाइन ही नहीं कर सकती। तमाम विकसित देशों ने ऐसी रिफाइनरियां नहीं बनाई हैं। और रूस बहुत बड़ा प्रोडक्ट एक्सपोर्टर भी है, मतलब पेट्रोल डीजल भी बेचता है वो, और यूरोप को खास तौर से। तो मेरा मानना है ये तो जब मैं बास्केट में देख रहा हूँ कि कीमत तो मतलब सर, तनीजा जी, दर्शकों की आसानी के लिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसका मतलब फिर रियल में शॉर्ट सप्लाई है ना? फिर हेड गैस सैंक्शन तब भी सालों लगेंगे। हैवी क्रूड ऑयल, हाई सल्फर ऑयल है, वो एशिया में हो सकता है यहाँ पे प्रोसेस हो पाए, यूरोप में हो नहीं पाएगा। वेनेजुएला हालांकि पीडीवी से कह रहा है कि मैं 8-9 लाख बैरल कर दूंगा, लेकिन पता नहीं कितना कर पाएंगे वो। देखिए नीरज जी, मैं इसका आपको बहुत छोटा सा मैं जवाब दूं। हाँ। देखिए, जो अमेरिका का इंटरवेंशन होगा, पश्चिम का होगा, खासतौर से मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को कुछ ना कुछ अमेरिका के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि जियोपॉलिटिकल उनकी स्थिति ऐसी है। लेकिन सबके बावजूद दिक्कत आएगी, लेकिन जो दिक्कत आने वाली है वो आने वाली है लगभग 3 मिलियन बैरल्स की। और अगर उसमें सऊदी अरब प्रोडक्शन बढ़ाता है, रूस का तेल घूम फिर के बाजार में अमेरिका आने देता है, पता है कि कैसे आ रहा है लेकिन आने देता है, मान लिया, और उसके बाद अमेरिका अपना उत्पादन बढ़ाता है, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन मेरा मानना है अगर अमेरिका ठीक तरह मैनेज करे, इंटरफेयर पॉलिटिकल करता रहे, पश्चिम के देश करते रहे, तो तेल की कीमत $100 से $120 के बीच में स्टेबलाइज हो जाएंगी। इस सबके बावजूद जो यूक्रेन में चल रहा है 100 to 102 इसमें स्टेबलाइज हो। सर 120 बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करिए सर ये आप। नहीं, $120 बहुत ज्यादा है सर, इतने कैसे चलेगा काम? आप खुद ही कह रहे हैं $80। पहली बात तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि $45 का प्रीमियम है युद्ध की वजह से। $20 से ऊपर नहीं है सर। युद्ध शुरू होने से पहले 100 तक पहुंच रहा था ऑयल। नहीं नीरज, वो जो पहुंच रहा था वो फियर था। वो देखिए, क्योंकि आपको याद होगा, आप उठाए, युद्ध शुरू हुआ उससे 3 महीने पहले से रूस ने फौजें लगाना शुरू कर दिया था। ऑयल इंडस्ट्री जो है, ऑयल इंडस्ट्री इस चीज को लेके इतनी सेंसिटिव है कि आपने अगर छींक दिया है तो वो मान के चलता है आपको कोविड हो गया और कीमत बढ़ा देता है। जी, वो अच्छा एक मिनट रुकिए ना सरिन जी, आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? आपको आपके प्रश्न का जवाब मिला? यार देखो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है संतुष्ट होना, क्योंकि एटलीस्ट जहां तक तेल की मंडी है उसमें तो तनेजा साहब उस्ताद हैं, और हम लोग तो शागिर्द। नहीं, मैं आपकी तरफ से सवाल पूछूंगा तनेजा जी, अभी मेरे पास और सवाल है इसी से संबंधित। नहीं, बट जो मुझे थोड़ा बहुत लगता है, एक आई थिंक ईरान अगर वो आ जाता है मार्केट में तो वो शायद काफी हद तक हेल्प करेगा। दूसरी चीज ये
कि मेरा मानना यह है कि जो सऊदी अरेबिया है वो बिल्कुल मदद तो कर सकता है, लेकिन अमेरिका को भी जिस घोड़े के ऊपर अमेरिका चढ़ा हुआ है उससे थोड़ा सा उतरना चाहिए ना भाई। आपने जिस तरीके से आपने यूएई और सऊदी अरेबिया को ट्रीट किया है, जो आपके बहुत बड़े इतिहादी हैं, ठीक है यार, उसने कोई एक बंदा मर गया, बात खत्म हुई ना, बात आगे बढ़ो ना। आप लोगों ने कोई इस तरीके का काम नहीं किया कि अपनी जिंदगी में, अंग्रेजों ने नहीं किया, कितने लोगों का कत्ल करवाया है तमाम दुनिया भर में। अमरीकी नहीं करते ये काम, फ्रेंच नहीं करते, जर्मन नहीं करते, रूसी नहीं करते, चीनी नहीं करते। तो मतलब कि उसको एक ऐसा मुद्दा बना करके उनको आप बिल्कुल जमीन बोझ कर रहे हैं, इसमें कहां कोई अकल की भी बात करनी चाहिए ना। ये डेमोक्रेटिक पता नहीं कौन से लोग हैं, खुद अपने ताई जितना मर्जी कुछ कर लें और किसी के ऊपर जंग थोप दें, युद्ध कर दें, सैकड़ों लोग मार दें, तो वो किसी गिनती में नहीं आता। तो इनको भी थोड़े से होश लेना चाहिए ना कि भाई क्या कर रहे हैं आप एक इतने अहम देश को, जो सिर्फ तेल के हिसाब से अहम नहीं है, वो सामरिक तौर पर बहुत अहम है, वो राजनीतिक तौर पर बहुत अहम देश है, उसको आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और अभी भी कल भी इनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो कहती है कि ये तो पराया है, ठीक है ना, मतलब उसका अनुवाद आप कर लीजिए, लेकिन बेसिकली ये कह रही है अछूत है। तो आप इस तरीके का अगर व्यवहार करेंगे और फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अब, क्योंकि अब आपकी जरूरत है तो वो अब आपके साइड पे खड़े होंगे, वो भी अब आपको दिखा रहे हैं ना कि भैया चलो अब जरा अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो ये थोड़ा सा अमेरिका और ये जो पश्चिमी देश है इतने एरोगेंट है, कोई इसका हिसाब ही नहीं है, और रेसिस्ट है, एक नंबर के रेसिस्ट है। और या तो ये हो ना कि ये अपने ताई बहुत अच्छा इनका व्यवहार हो और बिल्कुल प्ले बाय द बुक हो, वो तो नहीं ये करते। तो थोड़ा सा ये भी अपने जरा जो घोड़े पे चढ़े हुए हैं थोड़ा सा उतर जाएं, तो हालात शायद तेल की मंडी में भी और दुनिया में भी थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वही अपना अहंकार लेकर के चलेंगे तो फिर हालात कोई बेहतर होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। और उसमें एक पहलू ये भी है नीरज जी कि अल्टीमेटली रूस एक देश है, उसके जो लोग हैं वो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, दुनिया भर में साइंस और टेक्नोलॉजी और तमाम चीजों में उनका बहुत कम पैरेलल्स हैं उनके, वो बेशक उसको कमर्शियलाइज ना कर पाए हो, लेकिन बहुत अहम देश है। अब आप उस देश के गले के ऊपर अंगूठा अगर रखना चाहते हैं एक पुतिन को लेकर के, तो ये कोई बहुत अकलमंदी की बात नहीं है। और यही इन्होंने पिछले कई सालों से किया, उसको एक कोने में धकेला। ये सारा का सारा जो चीज हुई है, ये एक कूटनीतिक तौर पर इसका समझौता हो सकता था, लेकिन अगर आप में इतना अहंकार भरा हुआ है पश्चिमी देशों में, और आजकल वो बाइडेन साहब का भी एक पुराना क्लिप भी आता है कि जब वो रूसी कह रहे थे कि भैया आप ये मत करिए, तो बाइडेन साहब उनको जैसे जिस धुतकार के उनको पुश असाइड कर रहे थे कि अच्छा चीन के यहाँ जाना चाहते हो तो चले जाओ। मतलब इनके कोई दिमाग नहीं है क्या? दूर की नहीं सोचते क्या? कोई दूरदर्शिता नहीं है इन लोगों में, इतना अहंकार भरा हुआ है इनके अंदर। मतलब हिंदी में कहें तो हल्के में ले रहे थे रूस को। शिवकांत जी, हर एक आदमी को हल्के में लेते हैं ना, ये समझ नहीं। अब मैं देखिए ये वाली जो बात मैंने कही ना कि फोन नहीं लिया, ये मतलब मैंने पढ़ी, अपने मन से नहीं कर रहा हूं मैं, ये वेस्टर्न मीडिया के अखबार में छपी खबर है कि सऊदी प्रिंस और एमिरेट्स फोन नहीं लिया उन्होंने सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुझसे ये कहोगे कि तेल के प्रोडक्शन बढ़ाओ। मैं क्यों बढ़ाऊं? और तनेजा जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है 12 मिलियन बैरल का गैप है, और वो बार बार ये प्रेशर बनाया जा रहा है ओपेक और ओपेक प्लस पे कि आप ये प्रोडक्शन बढ़ाइए, वो नहीं बढ़ा रहे। ये रिपोर्ट्स है, ये 12 मिलियन का गैप बना हुआ, वो सिर्फ 4 लाख बैरल का रोज उत्पादन बढ़ाते हैं। शिवकांत जी, क्या ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा मैं उसको रिफ्रेश करके पूछ रहा हूँ कि एक डिफरेंट लेवल का वॉर चल रहा है एनर्जी वाला, और इसमें डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही है क्योंकि इस गल्फ वाले भी सुन नहीं रहे हैं, और ज्ञान दूसरों को दिया जा रहा है कि आप ये मत करिए वो मत करिए। जर्मनी जब कह रहा मैं नहीं करूंगा तो क्यों उसको मानने का कोई कारण नहीं है कि गल्फ वाले सुन नहीं रहे हैं। गल्फ वाले सुन रहे हैं, पता नहीं वो मतलब अपने हिसाब से जो भी करेंगे, उनको कुछ चाहिए जो उनको मिल जाएगा, इसके बाद वो कुछ करेंगे। लेकिन अगर वो क्या चाहिए उनको सर जी, क्या चाहिए उनको? उनको कुछ
गारंटियां चाहिए उनको, ये चाहिए कि कल को जो है उनके पीछे न पड़ा जाएगा, उनके यहाँ जो उनके अपने रिजीम है वो भी, जहां तक पश्चिम की बात है वो तो क्वेश्चनेबल है सारे के सारे। और ये जो आज यूक्रेन में हो रहा है वो कल उनके यहाँ भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि उनको मुझे लगता है कि अमेरिका से कुछ गारंटी चाहिए बदले में कि जब भाव गिरेंगे, मान लो हमेशा तो ऊंचे नहीं रहते ना भाव जब गिरते हैं तब आप क्या करते हैं? तब आप बचाने के लिए नहीं आते। जब भाव चढ़ रहे हैं, जब उनको कमाने का मौका मिल रहा है, तब आप कह रहे हैं कि अब आप गिरा लो। पूरी दुनिया की मतलब उसमें तो दोनों तरह से मार, वो तो व्यापारी है, उनको तो व्यापार करना है, सीधी सी बात। और व्यापारी जो है वो अपना मुनाफा नहीं देखेगा, अपना व्यापार नहीं देखेगा तो फिर खाएगा कमाएगा क्या? इसके अलावा उनके पास कोई साधन ही नहीं है। जी अच्छा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन तनेजा जी आपके लिए मैं एक सवाल अभी से बता देता हूँ। जी, अमेरिका सर दूसरों को तो ज्ञान दे रहा है, अपने देश में उसने 9,000 ऑनशोर ड्रिलिंग की परमिट दी हैं, लेकिन कंपनियों ने तय किया है कि वो ड्रिल नहीं करेंगी। दबाव उधर भी बनना चाहिए ना सर, खाली सऊदी अरब को प्रेशराइज करने से क्या होगा। छोटा सा ब्रेक, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अब थोड़ा मुख्य बिंदु इस पे आएगा कि भारत के ऊपर कितना प्रेशर पड़ने वाला है और क्या हम जल्द पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए देखेंगे, ठीक ठाक बढ़ते हुए देखेंगे, मतलब कि आपको एक मीनिंगफुल इंक्रीज दिखेगी जो हमको पिंच करेगी। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज बातचीत हो रही कच्चे तेल के हमारे देश के ऊपर पड़ने वाले असर की, जो कि दुनिया भर में एकदम आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा महंगी हो गए। एक आपको मज़ेदार आंकड़ा बताऊं, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि यूरोप में जो TTF एक्सचेंज है हॉलैंड में, उसमें जो गैस के प्राइसेस हैं वहाँ पे, और वो 250 पाउंड तक पहुँच गई थी। अगर उसको आप डॉलर में और क्रूड के टर्म में कन्वर्ट करें तो क्रूड का भाव $200 बनता है। अब आप सोचिए, इस तरह के एक दिन में 30-30, 40-40% के गेन यूरोप में गैस की कीमतों के हो रहे हैं। लेकिन अभी वो स्थिति यहाँ पे नहीं है। तनेजा जी, मैंने आपसे कहा था कि हमारे ऊपर अब कितनी मार पड़ने वाली है, सीधा सीधा सवाल जो हमारे दर्शकों को समझ में आए, और अमेरिका जो दुनिया भर को ज्ञान देता रहता है वो ज्ञान अपनी कंपनियों को भी दे। नहीं, देखिए, जो मैंने कहा, दो जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। पहला ये कि $80 से $82 से ज्यादा जितनी भी कीमत कच्चे तेल की है, वो सारा जो है यूक्रेन वॉर प्रीमियम है, जो कुछ लोग बटोर रहे हैं। इससे डिमांड के अंदर क्या कोई बहुत बड़ी कोई बढ़ोतरी आ गई? बताइए कहाँ, किस देश में आ गई? है ना, कई जगह तो डिमांड डिस्ट्रक्शन ही हुआ है। CAGR चल रही है। नहीं, सुनिए, भारत जो है वो गिने चुने बाजारों में है। भारत गिने चुने बाजारों में है जहां पे तेल का कंजम्पशन जो है आने वाले 20 साल तक बढ़ना, एवरेज जो है 4.2% पर बढ़ना, गिने चुने बाजारों के अंदर है, बाकी जगह नहीं है ऐसा। दूसरी बात तो इसलिए, अच्छा, दूसरा जो, क्योंकि मेरा मानना है कि सरकार जो है वो एक्साइज कम करेगी, राज्य सरकारें कम से कम, जहां पे केंद्र सरकार की बात तुरंत सुनी जाएगी, वो अपने अपने टैक्सेस कम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो आम उपभोक्ता है, पेट्रोल डीजल दोनों पे, हो सकता है शुरुआत 5 रुपए से हो और उसके बाद 2 रुपए फिर बढ़ा दिया जाए, फिर 3 रुपए फिर बढ़ा दिया जाए, कुल मिलाकर के उसको जो है पर लीटर जो है वो 12 रुपए के आसपास जो है वो कीमत बढ़ना लगभग तय है। सरकार इससे ज्यादा मुझे ये जब है, जबकि अगर एक्साइज कट होता है और राज्य सरकार है तो 12, मुझे लगता है एक्साइज कट भी होगा, राज्य सरकारें भी करेंगे, क्योंकि स्थिति इस तरह की बन चुकी है। लेकिन एक बात जो मैं जरा, आप 1 मिनट मुझे सुनिएगा, जो सरीन साहब ने उठाई वो बड़ा अहम मुद्दा है। पश्चिम के जो देश है, आपने देखा होगा, एजुकेशन के लिए आपने यूनेस्को बना रखी है, हेल्थ के लिए WHO बना रखी है, आपने ट्रेड के लिए वर्ल्ड WTO बना रखी है। आप मुझे बताइए, कभी आपने सोचा कि एनर्जी के लिए यूनाइटेड नेशंस के अंडर में कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाई गई अभी तक? क्यों नहीं बनाई गई? और कौन उसका विरोध करता है? अगर बनाने की कोशिश, बनाने का विरोध सोचिए, अगर आप उस पर लेख भी लिख दें, जो मेरे जैसे लोग करते हैं, या सम्मेलन भी करते हैं, जो मैंने खुद किया बर्लिन में जाकर के, उसका वहीं विरोध हुआ कि साहब ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस ऑर्डर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे पश्चिम जो नैरेटिव होता है एनर्जी का, वो हमेशा पश्चिम का नैरेटिव वहीं से बनता है, और पूरी दुनिया को कुल मिलाकर के उसको बाय करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। चीन भी खरीदता है उसी नैरेटिव को। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो अमीर देशों की संस्था है, वो कहते हैं साहब यही गाइड करेगी। भारत को जो है एसोसिएट मेंबर बना दिया, मेरे शब्दों में जबरदस्ती बनाया। चीन भी उसका, जो चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल के बाजार हैं, वो मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है, और उन्होंने स्वीकार कर रखा है। लेकिन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बने एनर्जी की, क्यों नहीं बनता? पश्चिम नहीं होने देगा।
क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन नहीं हो वो इसलिए क्योंकि जब कोई इस तरह की व्यवस्था है जिसमें कोई रेगुलेशन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ये वेस्ट को सूट करता है। उनकी बड़ी कंपनियां, उनकी अर्थव्यवस्था जो और जब मर्जी आए ओपेक को डांट दिया, जब मर्जी आए तो खुश हो गए, ये सब उनके लिए वर्केबल होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, सब लोग आजकल रिन्यूएबल की बात करने लगे। कभी किसी ने गंभीरता से सोचा कि ये रिन्यूएबल का एजेंडा, क्लाइमेट क्राइसिस रियल है, लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस का नाम लेकर के रिन्यूएबल का एजेंडा जो कर, इस पर सच्चाई कितनी और हवा कितनी है? सब लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन है कहां? जो बात कर रहे हैं क्या उन्होंने कहीं देखी? वो तो 7 साल दूर है अभी। लेकिन ये नैरेटिव में पश्चिम ने डाल दिया, नैरेटिव में डाल दिया और पूरा इंडियन मीडिया मिला करके आज सबके चैनल सब लग गए हैं उसको बेचने में लग गए, नैरेटिव वहां बनता है। तो ये जो सरीन साहब ने बात कही, ये बड़ी ये है कि जो एरोगेंस है, एरोगेंस के साथ ये है कि नैरेटिव हर चीज का हम बनाएंगे, हम ही बेचेंगे, हम ही कंट्रोल करेंगे। अगर हमारे आप नैरेटिव से नाराज होंगे तो फिर यूक्रेन बना देंगे आपको, या रशिया बना देंगे, या सैंक्शन लगा देंगे, ये करेंगे। ये बड़ा गंभीर मसला है, सोच के देखिएगा। आपके दर्शक, एनर्जी जो सबसे अहम चीज है दुनिया की अर्थव्यवस्था, उसकी कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनने दी जा रही? कौन उसका विरोध करता है? और जो उसकी पहल भी करते हैं, क्यों उनको चुप करा दिया जाता है? तो उसी को तो तोड़ना है सर। उसको तोड़ने के लिए तो डॉलर को तोड़ना पड़ेगा ना सर। डॉलर इज द स्ट्रेंथ फॉर अमेरिका। नहीं, डॉलर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, हेडक्वार्टर भी इस साइड में हो। मैं जानना चाहता हूँ, मैं एक सर रुकिए, शिवकांत जी मुझे ये बताइए, आप तो विदेश में रहते हैं, हर ट्रेड डॉलर में क्यों होना चाहिए? क्यों वर्ल्ड करेंसी होनी चाहिए? ये कि आप उस करेंसी पे तो भरोसा करेंगे जहां अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता हो। अब चीन के युआन पे आप कैसे भरोसा कर लेंगे? पता ही नहीं है बैंक कहाँ, कौन सरकार क्या करती है, बैंकिंग क्या कर रहा है, कितना घाटा है। सुशांत जी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक ऐसा सिस्टम, जैसे बालकांड में, रामचंद्र मास के बालकांड में एक है दोहा, समर्थ को नहीं दोष गुसाई रही पावक सुसर की नहीं। तो जो समर्थ व्यक्ति होता है वो अपने हिसाब से एक सिस्टम क्रिएट कर लेता है और फिर हम सब लोग को सिस्टम अच्छा भी लगता है। के अलावा दूसरी चीजें भी तो है ना। डॉलर के मतलब ये है कि आप एक इकोनॉमी है जो पारदर्शी इकोनॉमी है, ये तो आप मानेंगे। चीन के मुकाबले और रूस के रूबल के मुकाबले और युआन के मुकाबले तो है ही। तो मुझे ये बताइए कि आप कैसे भरोसा करेंगे कि चीन की करेंसी को खरीद के अगर आप ट्रेड करने लगे और आपका सारा का सारा रिजर्व या आधा रिजर्व चीन की करेंसी में हो और चीन कल को डूब जाए, तो इसका क्या भरोसा है? सुशांत जी, बनाया नहीं था, पहले ब्रिटिश पाउंड होता था। सुशांत जी, ये तो एक हेजमनी क्रिएट इसी कहते हैं ना। डॉलर 100 साल से थोड़ी डोमिनेट कर रहा है। एक वन फाइन डे एक आदमी उठा, उसने कहा कि अगर हमें दुनिया पर राज करना है तो हमें डॉलर के थ्रू राज करना चाहिए। पहले तो नहीं पेट्रोल डीजल का सारा तेल डॉलर में ही ट्रेड होता था। इसमें तो किताब भी बहुत बड़ी लिखी गई है। मतलब कि कोई ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी इसमें नहीं थी। जो हकीकत है वो ये थी कि जब डॉलर का वर्चस्व कायम हुआ तो अमेरिका से बड़ी कोई पावर दुनिया में नहीं आई थी। उनकी इंडस्ट्री, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी, उससे ज्यादा कोई पावरफुल कोई फोर्स था ही नहीं दुनिया भर में। और वो छोटा देश भी नहीं था। उस जमाने में भी करोड़ों लोग रहते थे वहां पर, अनलाइक जो पश्चिमी यूरोप वगैरह के देश थे, जो एक लिहाज से अमेरिका और बाकी जो बड़े देश हैं उनके हिसाब से तो बहुत छोटे देश है ना वो। जर्मनी भी जो बहुत बड़ा देश है, कितनी 80 मिलियन की पॉपुलेशन है, 8 करोड़ की, उससे ज्यादा तो नहीं है। तो जो अमेरिका का दबदबा दुनिया भर में बना वो उनकी अपने परिश्रम से बना, उनकी अपनी मेहनत से बना, उनकी जो अपनी इंडस्ट्री उन्होंने बनाई थी उससे बना। इशू ये है कि वो बन तो गया और उन्होंने वो कायम भी कर लिया। और हकीकत ये भी है कि जब आप गांव के चौधरी बन जाते हैं और जमीन सारी आपके अधीन आ जाती है, तो फिर आप अपना जो कंट्रोल है कोई बड़े आसानी से छोड़ते नहीं है, क्योंकि आपने वो मेहनत करके बनाया होता है काम। तो आप ये नहीं कि अच्छा जी अब बाकी लोग भी खड़े होने शुरू हो गए तो हम अब जमीन उनको देनी शुरू करते हैं। फिर आप जी तोड़ कोशिश करते हैं कि कोई और उस लिहाज से खड़ा ना हो जाए। और आप कई डील्स भी करते हैं, आप लोगों को अपने साथ मिलाते भी हैं, आप तमाम वो चीजें करते हैं जो अमेरिका कर रहा है। मुझे उससे कोई वो नहीं है, मुझे उनसे कोई इस पे खपती नहीं है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। ये नेचर का एक, दिस इज द रूल ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, ये होगा ही होगा। इशू ये है कि जब आप ये कर रहे हैं
तो इतना अहंकार मत लेकर के आइए कि जब जो बहुत अहम देश हैं दुनिया भर के, वो शायद आपके तुलना में उतने अहम ना हो, लेकिन वैसे वो बहुत अहम है। भाई सऊदी अरेबिया को देखिए ना, जो मुसलमान दुनिया है उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो सऊदी अरेबिया की तरफ देखती है। उनका एक बहुत इन्फ्लुएंस है मुस्लिम दुनिया में। एक बात, तेल की मंडी में उनका बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है। तीसरी चीज, वो एक ऐसे एरिया में है जहां पर उनकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। अब उसके बावजूद अगर आप उनको निग्लेक्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं क्योंकि एक हादसा हो गया जो उनकी अपनी एक राजनीति थी उसके तहत, ये वही देश है जहां पर तमाम जब बर्बरता होती थी तब तो आपने आंखें मीची हुई थी। अब आप एक कत्ल के ऊपर आपने सारी की सारी अपनी रणनीति उस पर टिका दी है। ये कहां अकलमंदी की बात इसको माना जाएगा? ये कौन इसको अकलमंदी बोलेगा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो? और वो भी एक ऐसे हुक्मरान के साथ जो सऊदी अरेबिया में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर के आ रहा है। वही नहीं, जो यूएई की भी जो हुकूमत है, जो एमबीजी है, वो भी रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। अब उसके बावजूद आप उनको धकेल रहे हैं, आप उनको एक दीवार से लगा रहे हैं उनको। ये कोई अकलमंदी की बात है क्या? तो ये क्यों करते हैं ये लोग? और अगर ये ना कर रहे होते तो और ज्यादा आराम से आप रूस को भी घेरे में ले सकते थे, जो मैं मानता हूं आपको नहीं लेना चाहिए उस लिहाज से जिस लिहाज से आप ले रहे हैं जी। अभी भी कूटनीति करके रूस के साथ कोई सुलह समझौता कुछ करके आप कुछ आगे चीजों को बढ़ाने की कोशिश करिए, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इतना जो लेवल ऑफ एरोगेंस है वो इस लेवल पर पहुंच गया कि ये नहीं करने को तैयार होंगे। जब तक उसकी नाक ये जमीन में नहीं रगड़वाएंगे तब तक इनको चैन नहीं आएगा यहां पर। एग्जैक्टली तनीजा जी, यही तो मेरा सवाल था। सबसे ज्यादा रिजर्व्स किसके पास है? सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? सबसे ज्यादा किसके पास डिस्कवर्ड रिजर्व है? और चला कौन रहा है पूरी इकोनॉमी को तेल की? यही आपका मूल सवाल था ना? हाँ बिल्कुल। उसका जवाब कहाँ है? दो क्विक पॉइंट। पहली बात तो यह है कि 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक जो ऑयल का ट्रेड होता था वो ब्रिटिश पाउंड में होता था। जब उसके बाद दुनिया का ऑर्डर बदला तब उसके बाद वो डॉलर का शुरू हुआ, और भारत रूस के साथ लंबे समय तक रुपी पैसे दे करके और रूसी तेल खरीदता था। हालांकि वो तेल इराक से आता था, लेकिन वो उसमें डॉलर भाया था, इवन रूबल भी भाया था। उनसे तेल आता था और हम यहाँ से लुधियाना के कपड़े और पता नहीं क्या क्या बेचते थे, वो जाया करता। तो कई देश ऐसा करते हैं, बार्टर एक तरीके का करते हैं, आज भी हो रहा है। चीन और रूस के बीच में क्या होता है ये काफी हद तक अभी भी गुप्त है। लेकिन जो आपका दूसरा प्रश्न है, सबसे ज्यादा तेल और गैस के भंडार जो है वो रूस और ईरान, इन दो में सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब में तेल के, गैस वहां पे कम है। अमेरिका में भी सबसे ज्यादा तेल के भंडार है, इसमें कोई दुराय नहीं। और जो अमेरिका की 7 सिस्टर्स जिनको कहा जाता था, 7 बड़ी बड़ी कंपनियां, जब ये व्यवस्था बनी तो उनका बहुत बड़ी भूमिका थी। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए जो सरीन साहब ने कहा कि रूस के अंदर पश्चिम की बड़ी बड़ी कंपनियां गई, और जो कंपनियां एक्सॉन मोबिल को जो साहब लेके गए उनका नाम मिस्टर रेक्स टिलरसन था, जो अमेरिकी विदेश सचिव बने बाद में जाकर के। और भारत का निवेश शाखालीन 1 में भी उनकी बड़ी भूमिका थी रूस में ले जाने में। तो रूस की पश्चिम की कंपनियां बड़े स्केल पे रूस में गई और जाकर के उन्होंने जो है एक ऐसा वहां एक खाका खींचा जिससे रूस और पश्चिम के देश नजदीक आए। मुझे ऐसा लगता है, जो सरीन साहब ने प्रश्न उठाया, कि पुतिन साहब का जो है वो हार्ड पावर पे थोड़ा यकीन ज्यादा हो गया, सॉफ्ट इकोनॉमिक पावर पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ। कुछ लोग कहते हैं, जैसे रॉबर्ट गेट्स ने कहा जो पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री थे, कि कोविड ने भूमिका अदा करी है, सोच में परिवर्तन आ गया पुतिन साहब। सच्चाई क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम की कंपनियों ने और भारत ने ट्राई वो किया कि जो ऑयल एंड गैस बेस्ड रिलेशनशिप बने, और काफी उसका विस्तार भी हुआ। लेकिन जो परिवर्तन अब हुए हैं इसका एक्चुअली अब जवाब क्या है, ये तो हम सभी मिलकर ढूंढ रहे हैं। नहीं, वही तो मैंने ये बात इसलिए छेड़ी करेंसी की और क्रूड की, कि सैंक्शन जब ईरान पे लगा था तो सफ़र हमने किया क्योंकि हमको रुपये में ट्रेड करने के लिए बहुत मुश्किल आई, और उनका इन्वेस्टमेंट होते हुए भी चेन्नई पेट्रोलियम को बहुत दिक्कतें आई थी। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरीके से कब्जा कर लिया गया है इस मार्केट पे, जो आप कह रहे थे कि ग्लोबल एजेंसी क्यों बनेगी एजेंसी? जो सबसे ज़्यादा कमाऊ चीज़ है उसको तो कोई एक आदमी कब्जे में रखेगा। और जो पूरी दुनिया में तेल की कंपनियों ने निवेश किया है, यूएस की, भारत से लेकर के वेनेजुएला तक, वो इसी नीयत से किया ना। मैं ये बिल्कुल नहीं करूँ कि अपराध किया उन्होंने, लेकिन इसी को हेजेमनी कहते हैं कि आपने कंट्रोल कर रखा है कि तेल सऊदी अरब में निकलता, लेकिन तय हम करेंगे कहाँ बिके, कब बिके, किसको बिकेगा।
नीरज जी, जहां तक दुनिया में तेल जगत की बात है, हमारे यूपी में कहावत है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तेल दुनिया में एक ही सच्चाई है, जिसके पास ताकत है, मिलिट्री ताकत है। मैंने तो यही इसलिए मैंने बालकांड की चौपाई सुनाई थी कि हमारे पास तेल, हमारे पास ताकत, हम ड्राइव करें। लेकिन हमारे पास बहुत कम समय है। सुशांत जी, आप अपने अनुभव से बताइए कि ये समस्या सुलझती हुई आपको दिख रही है और उलझती हुई दिख रही युद्ध के संदर्भ में? यार इस समय तो मुझको और शिवकांत जी, सलीम जी, मैंने शिवकांत जी से पूछा है। शिवकांत जी। अच्छा, सॉरी। हाँ, सॉरी। नहीं, इसका सुलझने के 2-3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो सीधा सीधा ये है, जो मुझे रणनीति इस वक्त दिखाई दे रही है पुतिन साहब की, कि एक नदी है जिसको नीप्रा कहते हैं, नीपा या नीप्रा, वो कीव से शुरू होकर के नीचे मारियोपोल तक जाती है। 1/3 जो जिसमें रूसी ज्यादा है, जिसमें खार्किव वगैरह शहर पड़ते हैं, 1/3 हिस्सा पूर्व का है जो रूस से लगता हुआ है, और 2/3 हिस्सा पश्चिम का है, कीव से पश्चिम में। तो वो ये शायद चाहते हैं कि कीव पे कब्जा हो जाए, और देर सवेर वो कीव पे कब्जा करेंगे। ये अब जेलेंस्की साहब को भी जो है वो पता चल चुका है, महसूस हो चुका है, और नेटो शुरू से जानता है। उसके बाद वो उनकी योजना शायद ये है कि उस तीसरे हिस्से को, 1/3 हिस्से को मैं कब्जा करके उस पर अपना कोई भी सरकार बना लूं, जो सरकार आपकी जो है वो उत्तर के देश जैसी होगी या दक्षिण के देश जैसी होगी। तो बेलारूस जैसी सरकार वो बना लेंगे। पश्चिम का हिस्सा वो क्या करेंगे? अगर उसको खुला छोड़ते हैं तो वहां फिर जेलेंस्की टाइप कोई रिजीम आएगा और वो बराबर लड़ाई करता रहेगा पूर्व के साथ। ठीक है, बीच में बफर उनको मिल जाएगा, लेकिन पूरी समस्या उनकी हल नहीं होती। पूरे देश पर वो कब्जा करके बहुत ज्यादा साल तक टिक नहीं सकते। उनको अफगानिस्तान याद करना चाहिए। तो वो एक तरह से फंस गए हैं। वो मुझे लगता है ये सोच रहे हैं कि अब इससे निकलूं कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान उनका ये हुआ है कि ठीक है, इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी, लेकिन जो उनकी छवि को बट्टा लगा है परमानेंटली, और जो पूरा रूस का जो ब्रांड है वो खराब हुआ है, उसको आप बहुत जल्दी बड़ी आसानी से ठीक नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस अपने एडवेंचर के चक्कर में वो रूस को 10-15 साल पीछे ले गए हैं, जबकि रूस को चीन के बराबर या चीन से आगे होना चाहिए था। चीनी इस मामले में बहुत समझदार निकले। उन्होंने 1980 के आसपास ये महसूस किया कि झूठी शान में पश्चिम से, नेटो से दुश्मनी मोल लेने के बजाय हम आर्थिक उन्नति करें और उनके बराबर खड़े हो जाएं। उनके बराबर खड़े हो गए। यही मौका 1989 में रूस के सामने था, सोवियत संघ के बिखराव के बाद। लेकिन इनको अपनी ताकत का इतना नशा था कि ये उस पर ध्यान देने के बजाय उसी पे लगे रहे कि हम महाशक्ति हैं, हम महाशक्ति हैं। तो अब वो महाशक्ति है ना कोई शक्ति है, इस वक्त जो है बहुत बुरी हालत में है। देखना ये है कि वो कैसे वापस निकलेंगे, कैसे वापस निकलेंगे, ये यक्ष प्रश्न है और युद्ध खत्म हो जाए। हालांकि आप इस पूरी चर्चा में पंचों की राय निकल के जो 2 पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं। एक तो जो तनेजा जी कह रहे हैं कम से कम $30-40 का प्रीमियम है। अगर ये युद्ध शांत हो जाए जल्दी 2-4-10 दिन में, तो वो $30 तो नीचे आ जाएगा, तो बड़ी राहत की बात होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये निकल के आ रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, एक्साइज ड्यूटी भी घटेगी, और जनता के ऊपर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना अभी रिफाइनरी गेट और पंप प्राइस के बीच का डिफरेंस है। तो इन 2 बातों के लिए बिल्कुल आप गांठ बांधिए, तैयार रहिए कि थोड़ा बहुत तो असर हमारे आपके ऊपर भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, इतनी सार्थक चर्चा करने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।